वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जी बच्चों, क्या पढ़ाया था लास्ट टाइम? अभी जो मुलाकात हुई थी हमारी। एलम पढ़ लिया, ठीक है। एक्वारिजिया भी पढ़ लिया, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ लिया। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम भी पढ़ लिया होगा, जाहिर है उसके बाद ही किया होगा हमने। सल्फ्यूरिक प्रॉपर्टीज तक हो गया सल्फ्यूरिक एसिड की, ठीक है। आज पिगमेंट्स और एलोट्रॉपी पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा देखो बेटा, अगर हम पिगमेंट्स की बात करें तो पिगमेंट्स, स्पेशली लेड पिगमेंट्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि नाम से जाहिर है कि जो पिगमेंट्स होते हैं ये कलर फॉर्मेशन के काम आते हैं। हम इनको पेंट में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी बच्चों हमारे जो रिमेनिंग टॉपिक्स बचे हैं, रिमेनिंग टॉपिक्स चैप्टर नंबर 4 के, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे एलोट्रॉपिक, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सल्फर, सल्फर है, कार्बन है, ठीक है। और दूसरी चीज जो हमारे पास है वो लेड पिगमेंट्स हैं। क्या है बच्चों? लेड पिगमेंट्स, ठीक है। चलें स्टार्ट लेते हैं। देखिए लेड लेड पिगमेंट्स की अगर हम बात करें तो ज्यादातर इसका केमिकल नेम, ठीक है, और जो है कॉमन नेम, कॉमन नेम्स और केमिकल नेम ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो हम लेड पिगमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। प्रिपरेशंस बहुत कम पूछी जाती। प्रिपरेशन अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि इस पे प्रिपरेशन आपसे पूछी गई हो। तो लेड पिगमेंट्स अगर आप आए तो ये सारा मटेरियल मार्किंग मटेरियल है। हम पढ़ते भी जाएंगे, मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा और मैं आपको मार्क भी कराता जाऊंगा, ठीक है। तो अगर हम लेड पिगमेंट देखें बेटा, तो लेड पिगमेंट्स में आप देख सकते हैं ये देखें हमारे पास कितने लेड पिगमेंट्स होते हैं? 5 लेड पिगमेंट्स होते हैं, ठीक। लेड फॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ पिगमेंट, ये देखिए लिखा हुआ है, विच आर यूज टू गिव प्रॉपर कलर टू दी पेंट। अब इसमें व्हाइट लेड पिगमेंट है, इसमें रेड लेड पिगमेंट है, इसमें क्रोम येलो पिगमेंट है, इसमें क्रोम रेड पिगमेंट है। इसी तरह अगर आप देखें बच्चों तो हमारे पास चैम्बर प्रोसेस है और डच प्रोसेस है, ठीक है। चैम्बर और डच प्रोसेस में हम लेड और एसिडिक एसिड को आपस में रिएक्शन करते हैं और व्हाइट लेड बना लेते हैं। अच्छा, अब हमारे लिए यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो, अगर हम व्हाइट लेड पे जाएं, अगर हम व्हाइट लेड पे जाएं बेटा, तो व्हाइट लेड इज obtained by passing कार्बन डाइऑक्साइड इन लेड ऑक्साइड, ठीक है। तो हमारे पास मैं आपको मार्क कर लूं, फिर मैं भी आपको बताता हूं। इट इज यूज्ड एज व्हाइट पिगमेंट, ये देखें। मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि लेड पिगमेंट जो है, इसकी जो यूजेस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखें आप, ये पैरा अगर आप देख सकें, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पैरा है जिसमें बच्चों यूजेस के बारे में बताया गया है।
ठीक है, मैं पेज नंबर 59 पे हूं। ठीक है बच्चों, मैं पेज नंबर 59 पर हूं और 59 पर आप ये देख सकते हैं। अच्छा, अब वो आपसे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। लेड पिगमेंट्स में वो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है कि द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिंदूर, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिंदूर, सिंदूर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्शन ए, केमिकल फॉर्मूला एंड कलर ऑफ सिंदूर, कलर ऑफ सिंदूर। तो ऑप्शन ए हमारे पास आ जाएगा Pb3O4। अब देखो ये फॉर्मूले हमें याद करने पड़ेंगे, मजबूरी है हमारी। ठीक है, PbO, C, PbCO3, D, none of these। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप इसको जो है ये देखें इस तरीके से। और बेटा ट्राई प्रम्बिक टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है, रेड लेड पिगमेंट, जो रेड लेड पिगमेंट है आप देखें पेज नंबर 59 पर, इसे हम सिंदूर भी कहते हैं। ठीक है, सिंदूर भी कहते हैं और इसे आप सिंदूर कह लीजिए या इसे आप रेड लेड पिगमेंट कह लीजिए। इसके 3 नाम हैं बच्चों, इसके 3 नाम हैं। ठीक है, यानी हमारे पास ये जो कॉम्पोजिशन है Pb3O4, हम इसे सिंदूर कहते हैं। ठीक है बेटा, हम इसे सिंदूर कहते हैं। हम इसे ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड कहते हैं। और बेटा तीसरा नाम इसका है, हम इसे लेड सिस्की ऑक्साइड भी कहते हैं। अब ये जो 3 चीजें हैं बच्चों, इससे वो आपसे खेल सकते हैं। हो सकता है वो आपसे सिंदूर का जिक्र ना करे, वो आपसे कहे कि भाई ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड है हमारे पास, ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड है, इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो इसका कॉमन लिथराज या लिथरेज कह लीजिए आप। ठीक है, ये यानी रेड लेड पिगमेंट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? रेड लेड पिगमेंट में इसका नाम इंपॉर्टेंट है, ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, लेड सिस्की ऑक्साइड इंपॉर्टेंट है और इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और आखिर में बेटा टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। यूजेस आपने करनी है, आपने यूजेस बहुत अच्छे से करनी है कि इट इज यूज्ड एज रेड कलर्ड पिगमेंट। ठीक है, एक्चुअली द कलर ऑफ दिस पिगमेंट ऑरेंज रेड टू ब्रेक, ये सारा बेटा लर्निंग मटेरियल है, ये आपने याद करना है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि टर्नर्स येलो पिगमेंट, द फॉर्मूला ऑफ टर्नर्स येलो पिगमेंट, the formula of Turner's yellow pigments, the formula of Turner's yellow pigment। फॉर्मूला ऑफ टर्नर्स येलो पिगमेंट की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए है हमारे पास PbCl2,
ठीक है, .4 लेड ऑक्साइड, ठीक है, इसको हम कहते हैं टर्नर्स येलो पिगमेंट, दैट इज टर्नर्स येलो पिगमेंट, ठीक है। और आखिर में आप देखें HNO3 के, अगर आप ऊपर आए HNO3 के, अगर आप HNO3 के ऊपर आए तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक्सेप्ट अबव पिगमेंट लेड मोनोऑक्साइड, जिसे हम मैसिकॉट कहते हैं, मुर्दा सेंग, ठीक है, यानी लेड ऑक्साइड, ये जो लेड ऑक्साइड है इसकी और भी क्लासिफिकेशन है। अगर येलो कलर है इसका तो ये मैसिकॉट है, ठीक है, और अगर रेड है, रेड कलर है इसका, रेड लेड मोनोऑक्साइड है, तो हम इसे मुर्दा सेंग कहते हैं। ये देखें हम, ये पेज नंबर 61 के टॉप पे मौजूद है, देखिए। ठीक है, चलते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन पर। और एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन पर बच्चों हमने जो चीज डिस्कस करनी है, देखिए बेटा, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन की। अगर हम बात करें एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन की, अगर हम बात करें तो एलोट्रोपिक फॉर्म में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, दो चीजें। एक बेटा डायमंड है, ठीक है, एक हमारे पास डायमंड के बाद एक हमारे पास ग्रेफाइट है, ठीक है, ये ग्रेफाइट है और ये डायमंड। ग्रेफाइट में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू, आपको क्या देखें, डायमंड भी एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है और ग्रेफाइट भी एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, दोनों एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है। तो आपका क्या ख्याल है कि ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट? ठीक है ना, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है ना, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट बिल्कुल कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू, क्या वजह होती है? तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर, ड्यू टू हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, और ड्यू टू sp2 hybridized ईच कार्बन जो है, हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। ईच कार्बन कंटेन वन फ्री इलेक्ट्रॉन। ये वो वजह है जिसकी वजह से ग्रेफाइट तो पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन डायमंड नहीं करता। डायमंड क्यों नहीं करता, इसका उल्टा कर लो, व्हाई डायमंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? डायमंड क्यों नहीं करता? व्हाई डायमंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? व्हाई डायमंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? तो उसकी वजह यह है, लिख देते हैं, डायमंड डू नॉट कंडक्ट। ये बड़े आसान से टॉपिक्स हैं। आप लोग ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद, जब आपने ऑर्गेनिक पढ़ी है, ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद ये टॉपिक्स तो बहुत ही इजी लग रहे हैं, लेकिन आपने इसमें लर्निंग करनी है, बस ये। डायमंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों भाई? ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर या हाइब्रिडाइज्ड
of each carbon atom, of each carbon, of each carbon atom, हर कार्बन एटम इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, हर कार्बन एटम इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अच्छा, इसमें मैं आपको मार्किंग करवा दूं, इसमें बेटा मैं आपको मार्किंग करवा देता हूं। और अगर आप देखें पीछे है ना इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ये देखिए बेटा। पहले बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड की। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है डायमंड का, ग्रेफाइट का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और डायमंड में हर कार्बन एटम अपने चारों वैलेंसी सेटिस्फाई करता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। डायमंड की बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है बता सकते हैं? द बॉन्ड एनर्जी ऑफ डायमंड बहुत ज्यादा होती है, और वो होती है बेटा 347 किलो जूल पर मोल। ये देखिए मैंने मार्क किया हुआ है, 347 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये डायमंड होती है। अच्छा, इसके बाद ग्रेफाइट पे आ जाइए। अच्छा, बता सकते हैं कि ग्रेफाइट पे जो करंट फ्लो करता है, वो जो करंट है वो पैरेलल फ्लो करेगा, करंट पैरेलल फ्लो करता है या परपेंडिकुलर करता है? तो याद रखिएगा कि करंट फ्लो करता है पैरेलल। ठीक है, ये लिख लीजिए अपने पास, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रेफाइट के हवाले से कि ग्रेफाइट में जो करंट फ्लो करता है इन ग्रेफाइट करंट फ्लो पैरेलल टू द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, hexagonal structure of graphite, structure of graphite। तो ग्रेफाइट में करंट फ्लो करता है पैरेलल टू द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इन ग्रेफाइट लिख दिया, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ठीक है, पैरेलल करता है, परपेंडिकुलर नहीं करता। पैरेलल करंट फ्लो कर रहा होता है, परपेंडिकुलर नहीं करता। ये हमारी बुक में मेंशन है बच्चों क्या? तो हम देख सकते हैं, बिल्कुल मेंशन है, बिल्कुल लास्ट वाला पैरा अगर आप देखें तो इसमें मेंशन है। अच्छा, वाई ग्रेफाइट सॉफ्ट ग्रीसी टू फील? सॉफ्ट और ग्रीसी टू फील क्यों है? तो उसकी वजह है ड्यू टू वीक वेंडरवॉल फोर्सेस, ये हमने बोरिक एसिड में भी पढ़ा था। और इनके जो सरफेसेस होते हैं वो स्लाइड्स करते हैं ओवर वन अनदर। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, इस पे कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? बच्चों कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है, ठीक है हफीजा, आप सही कह रही हैं, अरेंज इन लेयर, बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा बेटा, अब हम ये वो टॉपिक्स हैं जो हम क्लास 9th में पढ़ते आए हैं। एक क्वेश्चन है आपका, बोले बेटा एहसन कैसे हैं बेटा आप? ठीक है, बोलिए, पूछिए, जल्दी पूछिएगा जरा। पूछिएगा बेटा। हाँ हाँ, पूछे, जल्दी पूछे। इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं। बुक मार्किंग मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा।
ठीक है एहसन, वापसी में जाते हुए मैं आपका ये आंसर दे दूंगा, ठीक है, वापसी में जाते हुए आप क्लास पर रहिएगा, मैं ये आपका आंसर देता हुआ जाऊंगा, ठीक है। अच्छा भाई, तो एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर की अगर हम बात करते हैं तो एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर से क्या मुराद है, व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर। तो ये भी हम क्लास 9th में या ओ लेवल्स में हम ये पढ़ते थे कि सल्फर की अगर आप क्लासिफिकेशन करें तो हमारे पास क्रिस्टलाइन सल्फर में 2 सल्फर्स होते हैं, एक रोम्बिक है और एक मोनोक्लिनिक है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस इतना ज्यादा नहीं आता, इसमें से अगर आता है तो आपको मालूम है कि हमारे पास जो रोम्बिक सल्फर होता है, जो हमारे पास रोम्बिक सल्फर है, रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, तो बेटा रोम्बिक सल्फर की जो एग्जिस्टेंस है वो कुछ इस तरह होती है कि रोम्बिक सल्फर हमारे पास S8 स्ट्रक्चर रखता है, जैसे ये एक कोशिश करूंगा 8 बन जाए, प्रॉपर 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह ना बेटा ये सल्फर की जो हमें मिलता है, सल्फर इसकी जो अकरेंस है मुख्तलिफ जगहों पे, जब हम यहाँ से इसको लेते हैं तो हमारी इसकी जो प्रेजेंस है ये इस तरह होती है, ये कहलाता है S8 स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सल्फर का S8 स्ट्रक्चर कहलाता है। अच्छा, ये जो मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बनाया है, ये जो स्ट्रक्चर है ये टॉप व्यू है, आई थिंक, मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, मेरा ख्याल है टॉप व्यू है ये। बिल्कुल बिल्कुल टॉप व्यू है ये। आप अगर पेज नंबर 66 पे जाइए तो पेज नंबर 66 पे आप देख सकते हैं, दैट इज टॉप व्यू, ये टॉप व्यू है, इसको हम टॉप व्यू कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फर्ज करें भाई, देखिए ना, अगर आप मुझे फ्रंट से देखते हैं तो मेरा व्यू कुछ और होता है, आप मुझे साइड से देखेंगे व्यू कुछ और होगा ना। तो इसी तरीके से इसमें एक पक्कड रिंग है, इसमें एक पक्कड रिंग ऑफ एसिड मॉलिक्यूल है, देखें क्या नाम है, क्या नाम है भाई, पक्कड रिंग ऑफ S8 मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि अगर वो आपको परेशान करें तो मुझे ये लगता है वो पकड़ रिंग के एंगल पूछ सकते हैं। तो जब आप एग्जाम के लिए जा रहे हो तो जाते जाते इसको मार्क कर लीजिए, इसको देखते हुए जाइएगा, इसका एंगल है 105, ठीक है। ये देखें, ये रहा पकड़ रिंग, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, बल्कि मैं आपको मार्क भी करके दे देता हूं कि जो पकड़ रिंग है, ये देखें आप, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है पकड़ रिंग, इसके एंगल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास अक्सर पूछते हैं कि भाई रोम्बिक सल्फर से अगर हमें मोनोक्लिनिक सल्फर जाना हो तो हम कितना टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड होगा, ये देखिए आप, कितना टेम्परेचर बेटा हमें रिक्वायर्ड है। और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि टेम्परेचर याद करने की अशद जरूरत है, मैं सर देख के कर देता हूं ना, ये आ गया, ठीक है बेटा, टेम्परेचर मेरे बच्चों याद करने की अशद जरूरत है। अच्छा, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो फ्रीक्वेंटली नहीं पूछे गए, लेकिन हम टू बी ऑन सेफ साइड कर रहे हैं, अगर हम स्किप करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर 1 या 2 MCQs इसमें से आ गए तो लॉस हो जाएगा हमारा ना, तो हमने कोई चीज स्किप नहीं करनी है। देखिए, हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है प्लास्टिक सल्फर से रिलेटेड, प्लास्टिक सल्फर से रिलेटेड आती है। भाई क्या वजह है कि जो प्लास्टिक सल्फर है इसकी इलास्टिसिटी बहुत होती है,
तो देखिए यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है एक और प्रॉपर्टी बहुत जबरदस्त है कि द इलास्टिसिटी ऑफ प्लास्टिक सल्फर इज ड्यू टू अनकॉइलिंग ऑफ लॉन्ग सल्फर चेन एंड देन रिकॉइलिंग ऑफ चेन बाय द रिलीज ऑफ टेंशन, कि जब टेंशन रिलीज हो जाती है, जब फोर्स आप इसमें से रिलीज कर देते हैं, तो ये जो है एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है बेटा, नजर आ रही है? बस ये चीजें, ये था मैं पेज नंबर 67 में, बस ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, H2S पढ़ा है हमने, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड पढ़ा है बेटा, एसिड के साथ पढ़ा होगा। सर चैट बॉक्स दिखाइएगा। ठीक है, FB ग्रुप पे सेंड कर देता हूं। बेटा मेरी कोशिश है जरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, फिर आप भी रिलैक्स हो जाएंगे, मैं भी रिलैक्स, फिर हम लोग टेस्ट खेलेंगे इंशाल्लाह। टेस्ट लेंगे, कोई मसला नहीं, एक सीक्वेंस बना लेंगे और उस पर टेस्ट लेंगे। H2S नहीं पढ़ा? अच्छा देखिए बेटा, H2S पे आते हैं, और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड पेज नंबर 68 पे आपको मिलना चाहिए, पेज नंबर 68। अच्छा बच्चों, H2S की अगर हम बात करें, अगर बच्चों हम H2S की बात करें, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो इसमें इसकी केमिकल, इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन और इसकी जो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन तो बड़ी सिंपल है। अच्छा, स्टिबनाइट समझते हैं आप? समझना क्या, आप देख लें इसमें से। स्टिबनाइट हम कहते हैं एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को। व्हाट इज स्टिबनाइट? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को हम कहते हैं स्टिबनाइट। ठीक है, स्टिबनाइट कहते हैं हम, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को हम स्टिबनाइट कहते हैं। अच्छा, अब अगर ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपसे प्रिपरेशन पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, इसके बाद आपसे क्या पूछा जा सकता है? देखिए प्रॉपर्टीज है, आपको पता है H2S टॉक्सिक है, आपको मालूम है ये H2S टॉक्सिक है, और कहते हैं ना, एक मुहावरा है कि जहर का इलाज जहर से करते हैं। ठीक है ना, वो होता था ना कि मोहल्ले के चौकीदार ऐसे शख्स को बना दिया जाता है कि जो जिसकी जरा सुनी जाती है, जो मतलब थोड़ा सा जो है ना पावर रखता हो, जिसमें पावर हो तो वो लोग उसकी बात सुनते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से H2S की टॉक्सिक, जो टॉक्सिक है H2S, इसके पॉइजन को खत्म करने के लिए अगर हम कोई केमिकल इस्तेमाल करते हैं, कोई गैस या कोई सब्सटेंस, तो वो कहलाएगा एंटीडॉट। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये देखें आप, द बेस्ट एंटीडॉट। एंटीडॉट का मतलब, डॉट का मतलब है पॉइजन, पॉइजनिंग। ठीक है, पॉइजनिंग, और एंटीडॉट का क्या मतलब है? एंटीडॉट का मतलब है पॉइजनिंग, पॉइजन को रिमूव करना, पॉइजन को रिमूव करना। तो देखिए आप आइए पेज नंबर 68 और आप प्रॉपर्टीज पे आ जाइए। इट इज वेरी टॉक्सिक गैस। ठीक है, प्रोलॉन्ग इनहेलेशन ऑफ एयर कंटेनिंग H2S causes serious poisoning. The best antidote in the case of H2S poisoning in very little chlorine. क्लोरीन गैस H2S के लिए एज अ एंटीडोट काम करती है। एक चीज तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आइए अगले पेज पर, और एक एक्सेप्शनल केस, एक एक्सेप्शनल केस, और एक्सेप्शनल केस ये है कि why H2S
एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। भाई सारे एसिड जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शो कर रहे हैं, तो H2S में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो अलग बिहेव कर रहा है, वो रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव कर रहा है। तो H2S में ऐसा क्या है कि वो अलग बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर बिहेव कर रहा है। तो आप देखें H2S में बेटा जो सल्फर है ये यूनिक प्रॉपर्टी रखता है, हालांकि नॉन मेटल है, एक्सेप्शनल केस इसी को तो कहते हैं, ये यूनिक प्रॉपर्टी रखता है। और यूनिक प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये मेटल्स की तरह इलेक्ट्रॉन लूज करने लगता है। देखें आप, ये लिखा हुआ है पेज नंबर 69, इट इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज ऑफ सल्फर। ये देखें आप, मिला बेटा? इसकी सारी इक्वेशंस ये शो कर रही हैं। देखें, जब मैं कहता हूं ना रिड्यूसिंग एजेंट, H2S क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो वो दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, ये जहन में रखिएगा। अगर मैं कहता हूं भाई क्लोरीन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगी, खुद रिड्यूस होगा, ये जहन में रखिएगा। तो देखिए H2S ब्रोमीन को रिड्यूस कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, ठीक है। फेरिक क्लोराइड को रिड्यूस कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, ठीक है। ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर्स को भी आपको देखना पड़ेगा, ये लर्निंग मटेरियल है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। स्ट्रक्चर्स, द मॉलिक्यूल ऑफ H2S इज नॉन लीनियर, द एंगल बिटवीन HSH 92.2 और जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो 1.34 A0 है, ठीक है बच्चों। मेरा ख्याल है अब एक टॉपिक इसमें बच गया है और वो है क्लोरीन, मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन। एम आई राइट? फिर हम एहसन के सवाल का जवाब देंगे। क्लोरीन, देखिए बेटा, क्लोरीन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था, अब ये सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। क्लोरीन मैंने आपको पढ़ाया था कास्टर किल्लर सेल से, ये है नेल्सन सेल। आप अगर देख सकें तो ये नेल्सन सेल है, ये देखें आप, ये नेल्सन सेल है। अच्छा, अगर आप इस नेल्सन सेल को गौर से देखें तो यू शेप्ड स्टील, परफोरेटेड स्टील, यू शेप ट्यूब है, बीच में आपके पास एक रॉड है जो एक्ट कर रहा है एज अ एनोड कैथोड। जल्दी से देख के बताएं, देखकर बताएं, जल्दी से अपनी बुक में देखकर बताएं, जल्दी करें। क्या एक्ट कर रहा है? एज अ एनोड, ठीक। और कैथोड क्या एक्ट कर रहा है? कैथोड एक्ट कर रही है परफोरेटेड ट्यूब। परफोरेटेड ट्यूब जो है वो कैथोड कर रही है, ठीक है। और एक्वस NaCl, परफोरेटेड का मतलब समझते हैं ना बेटा, टाइनी होल्स, और एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इस पर डला हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है एनटीएस के लिए? हमारे एनटीएस के लिए इंपॉर्टेंट है इनकी प्रॉपर्टीज। पेज नंबर 76 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे लिए पेज नंबर 76 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों? हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पेज नंबर 76 इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। Chemical properties of क्लोरीन। अब इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टी हैं, जैसे बेटा लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी से पहले
हम जाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टी पे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी पे देखें, इट इज ग्रीनिश येलो गैस विथ पंजेंट स्मेल एंड कैरेक्टरिस्टिक चॉकिंग स्मेल, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब आपका लर्निंग मटेरियल है। -1, +1, +3, +5 एंड +7, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी में इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, पहली प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको समझाया था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे बेटा हमारे पास जिंक है, Cl2 क्लोरीन से रिएक्शन हुआ, बना ZnCl2। कॉपर से बेटा रिएक्शन हुआ, बना कॉपर क्लोराइड। फास्फोरस से रिएक्शन हुआ, ठीक है, Cl2 के साथ, बन गया 2PCl5। बैलेंस कर लेते हैं इसको भी आप, ठीक है, इसको भी बैलेंस कर लीजिए, फास्फोरस को भी बैलेंस कर लीजिएगा। H2 + Cl2 2HCl, अभी बैलेंस कर लेते हैं। देखो, अच्छा मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि जिंक की यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, कॉपर की 0, फास्फोरस की 0, ठीक है, हाइड्रोजन की 0। जब क्लोरीन से रिएक्शन हुआ तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर देखो क्या होनी चाहिए, Cl - 1 × 2, तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2। और जब कभी भी आपने फर्स्ट ईयर में भी ये चीज पढ़ी थी, ठीक है, चैप्टर 7 में आपने ये चीज पढ़ी होगी कि जब कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा तो हम ऐसे रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहेंगे, और जब कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगा तो हम ऐसे रिएक्शन को जो है रिडक्शन कहेंगे। तो अब आप खुद कंपैरिजन करें, पहले जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, अब जिंक +2 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जिंक क्या हुआ, जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, जिंक के अंदर ऑक्सीडेशन हो गई। लेकिन बेटा अगर Cl को देखो तो Cl ने इसे ऑक्सीडाइज कराया ना, Cl में रिडक्शन हुई। देखो तो Cl ने क्या शो किया, Cl ने रिडक्शन शो किया। कैसे, 0 से -2 हो गया। सब में अब आप ये देख लीजिए, ये आप सब में देख लीजिए, ठीक है, आप ये सब में देख सकते हैं। फास्फोरस को आप बैलेंस कर लीजिए, फास्फोरस हमारे पास है 2 फास्फोरस क्लोरीन 5 2 10, ठीक है। अच्छा, इसमें एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं, ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कि अगर आप Cl2 को, ये देखें, अगर बेटा आप Cl2 को वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो आपके पास HCl बनता है और HOCl बनता है। इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसे कहते हैं हाइपोहेलस एसिड। अब अगर आप बच्चों कंपैरिजन करें तो बेटा यहां पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1। चूंकि यहां पर ऑक्सीजन -2 होता है, हम और ऑक्सीजन जो है वो -2 रखता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहां पर क्लोरीन बिहेव करेगा एज अ +1, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन ही यही है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट? द अपीयरेंट चार्ज, ये आपको डेफिनेशन शायद
आपके जहन में ना हो, मैं लिखवा देता हूं। ऑक्सीडेशन स्टेट कहते किसको है? द अपेरेंट चार्ज on an atom in a specific molecule। मिसाल के तौर पर भाई HOCl एक मॉलिक्यूल है, वहां Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, HCl भी एक मॉलिक्यूल है, यहां इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कि किसी भी कंपाउंड में जो उस कंपाउंड में जो एटम हैं वो उस कंपाउंड के हिसाब से जो चार्ज शो करें उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर बच्चों ये कर रहा है रिडक्शन, सही है ना? यहां पे क्लोरीन रिडक्शन कर रही है Cl के साथ, और यहां पर ये कर रही है ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो HOCl है, HOCl हम इसे ब्लीचिंग एजेंट भी कहते हैं। दैट इज ब्लीचिंग एजेंट। तो चूंकि हम इसे ब्लीचिंग एजेंट कहते हैं, तो ये जो हमारा रिएक्शन है ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नोन एज, ये आ चुका है बेटा एनटीएस में, ये एनटीएस में आ चुका है। तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन कह लें, ब्लीचिंग रिएक्शन कह लें, दोनों बातें बेटा एक ही हैं। अच्छा देखिए, मैंने कुछ केमिकल प्रॉपर्टी स्किप की, मैं आपको याद दिला देता हूं क्यों स्किप की। देखिए, एक है एडिशन रिएक्शन, मैं आपको ऑर्गेनिक में पढ़ा चुका हूं, ये पेज नंबर 138, ये मैं आपको ऑर्गेनिक में पढ़ा चुका हूं। नीचे है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सिंपल है, इसलिए दो रिएक्शंस मैंने ये स्किप किए और आपको डायरेक्ट में लेके आया ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। इंपॉर्टेंस, मैं बार बार कह रहा हूं, इंपॉर्टेंस को स्किप मत कीजिएगा, इंपॉर्टेंस आपने याद करना है। ठीक है भाई। तो यहां पर मेरा ख्याल है कि हमारा सिलेबस रेगुलर क्लास के लिहाज से जो है कंप्लीट हो गया। चैप्टर 4 लास्ट चैप्टर था इनऑर्गेनिक का बच्चों। अच्छा बेटा, अच्छा ठीक है मारिया, गुड। जी जी, दोनों रिएक्शंस होंगे ना ईशा, दोनों होंगे रिएक्शंस, एक खुद दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। मैं आपको बेटा मंडे तक दे दूंगा ईशा, मंडे तक प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा भाई, मैं एक बात कर लूं फिर मैं आता हूं एहसन के क्वेश्चन पर। अच्छा बच्चों, अब बताओ, इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो गई हमारी? बच्चों जल्दी आंसर दो मुझे। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो सबको भाई, सुहेब मुबारकबाद दे रहे हैं। ठीक ठीक। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि एक क्लास हमारी थी जिसमें कुछ रिमेनिंग पोर्शंस रह गए थे। 11 चैप्टर, जैसे एक बच्चा कह रहा है 11 चैप्टर, एक बच्ची कह रही है 11 चैप्टर नहीं हुआ। तो बेटा बाकी क्लासेस का तो हो गया है, कुछ एक क्लास जिसमें एहसन है, मेरा ख्याल है एहसन, कौन सा एहसन? एहसन, आर यू देयर? M15 ना? M15 में रिफाइनिंग तक हुआ है 6 और 11 नहीं हुआ। ठीक है ठीक है, करवा देता हूं। अच्छा, M14 वाले बच्चे ये बताओ 6 कहां तक पढ़ा था हमने? रिफाइनिंग तक पढ़ लिया था चैप्टर 6। ऐसा ना आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं अभी, ठीक है? ये थोड़ा सा मैं ये चीजें रैप अप कर लूं।
चैप्टर 6 एंड 11, पूरा चैप्टर 6 रहता है, आइसोमर तक पढ़ा था M14 में। अच्छा 6 और 11 नहीं हुआ। अच्छा भाई, एहसन ने क्वेश्चन पूछा था, लेकिन चूंकि मैं टॉपिक मुझे कंप्लीट करना था तो इसलिए मैं उसे एंटरटेन नहीं कर सका अपने बच्चे को। एहसन, अब आप तवज्जो से सुने। देखिए, हम डिफरेंट एस्पेक्ट से कैटेगराइज करते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। पहले आइए बेसिक बात। बेसिक ये है कि जो रिएक्शन जिंदगी भर कंप्लीट ही नहीं हो सके वो है रिवर्सिबल रिएक्शन। द रिएक्शन विच नेवर कंप्लीट, वो है रिवर्सिबल रिएक्शन। फिर आ जाइए, व्हाट इज रिवर्सिबल रिएक्शन? रिवर्सिबल रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्शंस, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन सारे के सारे कौन करते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन ज्यादातर हम देखते हैं कि जो आयोनाइजेशंस करते हैं, आयोनाइजेशन रिएक्शंस को हम कंसीडर करते हैं कि वो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। फिर आ जाइए, इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं? वो वन वे ट्रैफिक होते हैं, उनमें सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, बैकवर्ड नहीं होता। रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, फिर प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, ठीक है, एक रिवर्सिबल, एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन जनरेट होगी। लेकिन इरिवर्सिबल में सारा का सारा रिएक्टेंट एक वक्त आएगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन एक टाइम में जो है कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाइए फैक्टर्स। अगर हम कंपैरिजन करें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के फैक्टर्स पे, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन डिपेंड करेगा सिर्फ रिएक्टेंट के फैक्टर्स पर, और जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट पर और प्रोडक्ट के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट पर और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा। तो इस बेसिस पे हम रिएक्शंस को कहते हैं कि वो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। ठीक है, ऐसा समझ में आया? ऐसा हाँ, आइडेंटिफाई, ऐसा मैंने अभी आपको बताया ना कि 2-3 तरीकों से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहली आइडेंटिफिकेशन तो एरो है, कि वो एरो, 2 एरो लगे हुए होंगे, सिंपल इज दैट, कि अगर एक एरो लगा हुआ है तो इट मींस सिर्फ वो डायरेक्शन बता रहा है आपको कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट रिएक्शन हो रहा है, बस। फिर चूल्हा ठंडा हो रहा है प्रोडक्ट में, फिर दोबारा वापस नहीं जाएगा। और अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो एरो भी आपको इंडिकेट कर रहा होता है। अच्छा, अब अगर एरो नहीं है, आपने जज किया अच्छा ये रिएक्शन जो है शो कर रहा है आयोनाइजेशन, तो आयोनाइजेशन रिएक्शंस जो होते हैं ना वो हमेशा रिवर्सिबल होंगे, हमेशा रिवर्सिबल होंगे। और अगर कोई आयोनाइजेशन शो नहीं कर रहा, ठीक है, स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा है, अगर कोई स्टेबल बना रहा है तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होंगे, बल्कि वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होंगे, वो रिवर्स नहीं हो सकेंगे। ठीक है ना? तो ये मुख्तलिफ एस्पेक्ट से हम, आप ये बहुत सारी चीजें जो ये प्रॉपर्टीज हैं जहन में रखेंगे ना तो इंशाल्लाह आप आंसरेबल होंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। इक्वेशन याद करने का आसान तरीका है, आप मैथमेटिक्स की तरह प्रैक्टिस करें। ठीक है, मैथमेटिक्स की तरह, जैसे मिसाल तौर पर आपने प्रैक्टिस किया जिंक Zn, जिंक जिंक Zn, जिंक, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, जिंक प्लस Cl2 जिंक क्लोराइड, जिंक प्लस Cl2 जिंक क्लोराइड। ठीक है, इस तरह आप इनऑर्गेनिक में तो कोई मेथड नहीं है, मजबूरन आपने इसी तरह याद करना। और ऑर्गेनिक में तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूं इतनी मेहनत हुई है ऑर्गेनिक में, मैंने खुद आपको इतनी मेहनत कराई है, तो उसको अगर आप रिव्यू कर लें तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चले नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा बेटा तो मैं चैप्टर 6 और 11 ये दोनों कनेक्टेड चैप्टर हैं, इनको करूंगा। फिर उसके बाद है फरमाइशी प्रोग्राम,
जो आप कहेंगे टॉपिक मैं उसको दोबारा रिव्यू कर दूंगा। मेरा ख्याल है मुझे उसके बाद स्केलेटल कर देना चाहिए।